तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या बना, मैं अब सीधे स्ट्रक्चर ही बना रहा हूं। ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। ये क्लियर हो गया। न्यूक्लियोटाइड क्या है, समझ में आ गया। अब ये न्यूक्लियोटाइड से बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, उसके लिए यहाँ पे बता रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर। एनसीईआरटी में देखो, न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बिटवीन 5 प्राइम एंड 3 कार्बन एटम्स ऑफ पेंटोज शुगर। तो अब जैसे देखो, अगर हमें डाई न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो डाई न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, देखो यहां पे हम कंसीडर कर रहे हैं, जैसे एक पेंटोज शुगर है न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में, एक पेंटोज शुगर ये है, इसका जो C3OH है वो डाउनवर्ड, और इसी तरीके से हम एक और न्यूक्लियोटाइड को कंसीडर कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे ऐसे ही जो ना, ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ नीचे की तरफ होगा। अब क्या होता है, इनके बीच में कंडेंसेशन होता है, इस तरीके से वाटर रिमूव होगा। तो आप देख सकते हो ये जो लिंकेज फॉर्म हो रहे फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ये कैसे फॉर्म हो रही है, C3 है, और इसको अगर आप देखोगे ना, ये पेंटोज शुगर का C5 होगा। ये C3 और ये C5, C3 और C5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू आपस में कनेक्टेड होंगे। समझ में आ रहा है बेटा। यहाँ पे ऐसा ऐसा ही एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ नीचे है, उसी का ये CH2 कंसिडर कर रहे हैं। अरे मेरे पास स्पेस की कमी है भाई, नहीं तो मैं समझा देता आपको। लो अब समझा ही देता हूं, देखो ऐसा, ये है, यहाँ पे क्या है, H है, यहाँ पे H। अब इस तरीके से देखोगे ना, ये जब यहाँ वाटर रिमूव हो जाएगा तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज हो जाएगी, इससे बन जाएगा डाई न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही ट्राई न्यूक्लियोटाइड बना है, तो अभी ये इसका इसका C3 का OH और उसके नीचे वाले C5 का फॉस्फेट, उनके बीच में कंडेंसेशन होकर के ट्राई न्यूक्लियोटाइड, फिर टेट्रा न्यूक्लियोटाइड, फिर पेंटा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे फॉर्म होता जाता। आ गया समझ में। अब जरा इसको देख लो, बोला इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द चेन ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड एज कॉल्ड इट्स, information regarding the sequence of nucleotides in the chain of a nucleic acid is called its primary structure. Nucleic acids have a secondary structure also. James Watson and Francis Crick
gave a double strand helix structure for DNA। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, इसकी स्ट्रक्चरल एनालिसिस मैंने आपको नोट्स में बताया हुआ है, ठीक है। 2 न्यूक्लिक एसिड चेन्स आर वाउंड अबाउट each other and held together by hydrogen bonds। ये जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है, साइटोसिन जो है वो हमेशा गुआनिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। साइटोसिन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड विद गुआनिन, और इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में प्रेजेंट होता है। जबकि एडिनिन जो है वो हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है विद थाइमीन, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एडिनिन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, साइटोसिन और गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यही सब पूछा जाएगा, समझ लेना। साइटोसिन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड विद गुआनिन, इन बिटवीन साइटोसिन एंड गुआनिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट। Adenine and hydrogen bonded with thymine, in between adenine and thymine 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट। ये होता है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की स्पेशलिटी है। फिर बोल रहे हैं कि 2 न्यूक्लिक एसिड चेन्स आर वाउंड अबाउट ईच अदर एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन पेयर्स ऑफ बेसेस। The 2 strands are complementary to each other। ये strands हमेशा complementary होंगे, क्योंकि अगर एक में साइटोसिन है तो दूसरे में गुआनिन होना चाहिए, एक में अगर थाइमीन है दूसरे में एडिनिन होना चाहिए, इसलिए हमेशा complementary होंगे। The 2 strands are complementary to each other because the hydrogen bonds are found between specific pairs of bases। Adenine forms hydrogen bonds with thymine, whereas cytosine forms hydrogen bonds with guanine। और इसीलिए यहाँ पे वो रूल फॉलो होता है, चारगॉफ्स रूल। चारगॉफ्स रूल बताया था कि चारगॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग एडिनिन और गुआनिन का जो रेशियो होता है वो थाइमीन और साइटोसिन के रेशियो के बराबर होता है। एक स्ट्रैंड में एडिनिन और गुआनिन का जो रेशियो है वो दूसरे स्ट्रैंड में थाइमीन और साइटोसिन रेशियो के बराबर होता है। इसी को चारगॉफ्स रूल बोलते हैं। फिर आगे बोल रहा है इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए हेलिसेस आर प्रेजेंट विच आर ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए में जो हेलिक्स होता है ना वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और ये डीएनए में जो हेलिक्स होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। समटाइम्स दे फोल्ड बैक ऑन देमसेल्व्स टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो बोल रहा है कि ये अपने आप को ये फोल्ड करके डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाता है, जबकि डीएनए में जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। 2 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आपस में जो है इंटरैक्ट करते हैं हेलिकल फॉर्म में। इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए हेलिसेस आर प्रेजेंट विच आर ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड। समटाइम्स दे फोल्ड बैक ऑन देमसेल्व्स टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। आगे बोले आरएनए मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 3 टाइप्स and are perform different functions। ये इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप के आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। मतलब एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। आगे यहाँ पे देखो, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात कर रहे हैं, तो ये आप पढ़ लेना, तो पता ही है किस लिए यूज किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और फिर देखो बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो बोला डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी and may be regarded as the reverse of genetic information, reserve of genetic information। DNA is exclusively responsible for maintaining the identity of different species of organisms over millions of years। ये important है, DNA का application बता रहे हैं। DNA is exclusively responsible for maintaining the identity of different species of organisms over millions of years। A DNA molecule is capable of self-duplication
During cell division and identical DNA strands are transferred to daughter cells. Another important function of nucleic acids is the protein synthesis in the cell. Cell के अंदर जो प्रोटीन की synthesis होती है, actually the proteins are synthesized by various RNA molecules. तो जो प्रोटीन सेल के अंदर synthesize होता है वो RNA molecules के थ्रू होता है, various RNA molecules in the cell, but the message for the synthesis of a particular protein is present in DNA. आरएनए सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को, सेल के अंदर प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है आरएनए, लेकिन प्रोटीन की सिंथेसिस हुई है उसका मैसेज जो है वो कौन डिलीवर करता है, वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, डीएनए में। यही इसका मतलब है। एक्चुअली द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय वेरियस आरएनए मॉलिक्यूल्स in the cell, but the message for the synthesis of a particular protein is present in DNA. ठीक है, तो ये इनका बायोलॉजिकल फंक्शन है। इस पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो बस बायोमोलिक्यूल्स में इतना ही है भाई। बायोमोलिक्यूल्स हो गया। अच्छे से आप पूरा एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन को अगर दिमाग में रखोगे तो क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा आप उसको आराम से आंसर कर पाओगे। तो इस पे बायोमोलिक्यूल्स पे क्वेश्चन करना चाहोगे या पहले मैं पी ब्लॉक के क्वेश्चन कराऊं? बोलो। पी ब्लॉक के कराऊं? ठीक है, 2 मिनट वेट करो। क्वेश्चन है among the following compounds which on heating do not produce nitrogen। ठीक है, among the following compounds which on heating do not produce nitrogen, कौन नाइट्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता हीट करने पे? फर्स्ट ऑप्शन अमोनियम डाइक्रोमेट, सेकंड ऑप्शन अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, थर्ड ऑप्शन अमोनियम क्लोराइड
प्लस CuO, CaO, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड प्लस CaO। और फोर्थ ऑप्शन है ये NaNO3 नहीं है, NaNO2 है बेटा। और फोर्थ ऑप्शन है BaN3 ट्वाइस। बताओ कौन हीट करने पे नाइट्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेगा? तो सी ऑप्शन सही बोल रहे हो। यहाँ पे नाइट्रोजन प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे NaNO2 है इसलिए नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगी। अगर NaNO3 होता तो नाइट्रस ऑक्साइड बनता। और बेरियम एजाइड तो प्योर नाइट्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या होगा, इसमें CaCl2 बनेगा, अमोनिया बनेगा और H2O बनेगा। तो यहां पे नहीं प्रोड्यूस होगा, तो यही होना चाहिए आंसर सी। क्वेश्चन है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विथ आयोडीन टू गिव। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विथ आयोडीन टू गिव HOI, HI, HiO3, HiO4। वेरी गुड, HiO3 बनता है। क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग हैलाइड्स, which are the following halides cannot be hydrolyzed, which are the following halides cannot be hydrolyzed। ठीक है, अभी ऑप्शन नहीं है, पहले ये 4 कंपाउंड गिवन है। TF6, SF6, NCl3, NF3। ठीक है, अभी ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। ऑप्शन है थर्ड एंड फोर्थ, बी ऑप्शन 1, 2 एंड 3, सी ऑप्शन 1, 1, 2 एंड 4, और डी ऑप्शन है 2 एंड 4। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट। क्वेश्चन है which of the following halides cannot be hydrolyzed। कौन हाइड्रोलाइज नहीं होगा?
मतलब कौन हाइड्रोलाइज नहीं होगा, इसका मतलब यह है कि कौन नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोलाइज नहीं होगा, कौन नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोलाइज नहीं होगा, ये मतलब है इस क्वेश्चन का। एक तो मैंने बताया हुआ आपको SF6 हाइड्रोलाइज नहीं होगा, ठीक है, SF6 हाइड्रोलाइज नहीं होगा क्योंकि ये जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन सल्फर को हर तरफ से कवर कर लेते हैं, इस वजह से इस पे वाटर अटैक नहीं कर पाता सल्फर के ऊपर। और दूसरा है ये NF3 भी हाइड्रोलाइज नहीं होता है। वजह ये है कि न तो नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है, ना फ्लोरीन के पास, और नाइट्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, इसलिए नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोलाइज नहीं होगा। तो इसका आंसर होना चाहिए सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ। NCl3 बहुत इजीली हाइड्रोलाइज होता है, TeF6 भी हाइड्रोलाइज हो जाता है क्योंकि टेल्यूरियम का साइज बड़ा है, इसलिए टेल्यूरियम फ्लोरीन बॉन्ड यहाँ पे आसानी से ब्रेक होने लगता है। तो सेकंड और फोर्थ इसका आंसर होना चाहिए, सेकंड एंड फोर्थ। क्लियर है? 2 and 4। अगला क्वेश्चन है MF plus XeF4 gives a compound A। M यहां पे एल्कैली मेटल आयन है, एल्कैली मेटल आयन है M। बोले द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन A एंड शेप ऑफ द स्पीसीज आर। तो A में हाइब्रिडाइजेशन बताना है इसका, हाइब्रिडाइजेशन बताना है A का, और शेप भी बताना है। हाइब्रिडाइजेशन बताना है और शेप बताना है। तो क्या क्या कंपाउंड बनेगा? बोलो भाई। अरे जेनॉन के पास d ऑर्बिटल है, तो यहां पे बन जाता है M पॉजिटिव XeF5 नेगेटिव, ये बन जाता है M पॉजिटिव XeF5 नेगेटिव। अब XeF5 नेगेटिव को अगर आप देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनॉन के अंदर, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के अंदर, 7 into 5, और -1 है तो उसको ऐड कर दो +1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 44। अब डिवीजन मेथड को यूज करो, 44 है तो 9 और 56 के बीच में लाई कर रहा है, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 5 जा 40, 4 रिमाइंडर बचा, फिर इसको 2 से डिवाइड किया, ये कट गया, तो 5 बॉन्ड पेयर आ गए इसके अंदर और 2 लोन पेयर आ गया। स्टेरिक नंबर इसका देखोगे, स्टेरिक नंबर आ गया 7, स्टेरिक नंबर 7 होने पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3। क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? बोलो। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? ज्योमेट्री हो जाएगी पेंटागोनल प्लेनर शेप, ज्योमेट्री नहीं शेप, ऐसा इसका शेप होगा। एक लोन पेयर ऊपर की तरफ लाई करेगा और एक लोन पेयर नीचे की तरफ लाई करेगा, पेंटागोनल प्लेनर शेप होगा।
आ गया समझ में? अब बेटा ये सब बेसिक चीजें ना ये पता होनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछा जा रहा है तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। अब ये भले आपने 11th में पढ़ा है लेकिन इसका यूज तो हो ही रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये डिवीजन मेथड रिकॉल कर लिया, ये समझ में आ गया सबको? स्टेरिक नंबर 2 होने पे हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, स्टेरिक नंबर 3 होने पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, 4 होने पे sp3 होता है, 5 होने पे sp3d होता है, 6 होने पे sp3d2 होता है, 7 होने पे sp3d3 होता है। अब एक और क्वेश्चन है, देखो बोला है वन गैस ब्लीचेस द कलर ऑफ फ्लावर्स बाय रिडक्शन। वन गैस ब्लीचेस द कलर ऑफ फ्लावर्स बाय रिडक्शन while the other by oxidation. The two respective gases are, एक गैस फ्लावर्स को रिडक्शन के थ्रू ब्लीच करती है और दूसरी गैस फ्लावर्स को ऑक्सीडेशन के थ्रू ब्लीच करती है, तो वो दोनों गैसेस कौन सी हैं? फर्स्ट ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड Cl2, सेकंड ऑप्शन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ब्रोमीन, थर्ड ऑप्शन अमोनिया एंड SO2, एंड फोर्थ ऑप्शन SO2 एंड Cl2। बोलो क्या है? एक फ्लावर को रिडक्शन के थ्रू ब्लीच करता है, दूसरा ऑक्सीडेशन के थ्रू ब्लीच करता है। एकदम सही है, डी। डी इज करेक्ट आंसर। SO2 जो है वो रिडक्शन के थ्रू ब्लीच करेगा और Cl2 ऑक्सीडेशन के थ्रू। अब जैसे क्वेश्चन है हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 मोल ऑफ परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस, हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 मोल ऑफ परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड को मार्शल्स एसिड बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर तो सिलेबस में है ना? बोलो भाई। सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग मेथड जो है वो सिलेबस में नहीं है। ये है मार्शल्स एसिड, इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। अब देखो जब हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या होगा, इसको ऐसे याद रखना, जिन कंपाउंड्स में परऑक्साइड होता है ना, वो जब भी हाइड्रोलाइज होते हैं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड तो बनता ही बनता है, ठीक है? तो यहाँ पे H आएगा, इधर OH आएगा, ऐसे ही इधर H आएगा, इधर OH आएगा, तो दो H2SO4 बन जाएंगे और बीच वाला H2O2, 2H2SO4 प्लस H2O2, ये होगा। So hydrolysis of 1 mole of peroxo disulfuric acid produces 2 moles of sulfuric acid, 2 moles of peroxo monosulfuric acid, 1 mole of sulfuric acid, 1 mole of peroxo monosulfuric acid, 1 mole of sulfuric acid, 1 mole of peroxo monosulfuric acid and 1 mole of hydrogen peroxide। क्या है भाई? 1 mole of sulfuric acid, 1 mole of peroxo monosulfuric acid, 1 mole of sulfuric acid, 1 mole of peroxo monosulfuric acid and 1 mole of hydrogen peroxide। Hydrolysis of 1 mole of peroxo disulfuric acid produces, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिर्फ एक साइड से हाइड्रोलिसिस करा के प्रोडक्ट बनाया है। तो अगर एक साइड से हाइड्रोलिसिस होगी तो उसके थ्रू तो परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और H2SO4 बन जाएगा, तो उसी के बेसिस पे इन्होंने C ऑप्शन बोला है।
1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 1 मोल ऑफ पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन ये तब होगा जब 1 मोल H2O यूज करोगे। अगर 2 मोल H2O यूज करोगे तो फिर ये बनेगा। ठीक है बेटा, अगर 1 मोल H2O यूज करोगे तो फिर H2SO4 बनेगा और H2SO5 बनेगा। अगर 2 मोल H2O यूज करोगे तो 2 मोल H2SO4 एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब जैसे एक क्वेश्चन है, ओनली आयोडीन, ठीक है, क्वेश्चन है ओनली आयोडीन फॉर्म्स हेप्टाफ्लोराइड, सिर्फ आयोडीन IF7 बनाता है। ओनली आयोडीन फॉर्म्स हेप्टाफ्लोराइड बट क्लोरीन एंड ब्रोमीन गिव पेंटाफ्लोराइड। द रीजन फॉर दिस इज, पहला ऑप्शन लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आयोडीन, दूसरा ऑप्शन unusual pentagonal bipyramidal structure of IF7, तीसरा ऑप्शन has the larger iodine atom, that the larger iodine atom can accommodate more number of smaller fluorine atom around it, and चौथा ऑप्शन low chemical reactivity of IF7। बताओ क्या है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बोल रहे हैं ओनली आयोडीन फॉर्म्स हेप्टाफ्लोराइड बट क्लोरीन एंड ब्रोमीन गिव पेंटाफ्लोराइड्स। द रीजन फॉर दिस इज, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड बनाता है, क्लोरीन और ब्रोमीन सिर्फ पेंटाफ्लोराइड ही बना पाते हैं। क्यों ऐसा होता है? तो पहला ऑप्शन है लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आयोडीन, दूसरा ऑप्शन है अनयूजुअल पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर ऑफ IF7, तीसरा ऑप्शन है दैट द लार्जर आयोडीन एटम कैन एकोमोडेट मोर नंबर ऑफ स्मॉलर फ्लोरीन एटम अराउंड इट, और चौथा ऑप्शन लो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ IF7। बोलो क्या होगा? हाँ एकदम सही है। जो सेंट्रल एटम है ना, वो जितने बड़े साइज का होगा वो उतने ज्यादा छोटे टर्मिनल हैलोजन को अपने साथ एसोसिएट कर पाएगा। ये कॉन्सेप्ट जो है ना कुछ वैसा ही है जैसे सॉलिड स्टेट में रेडियस रेशियो का कॉन्सेप्ट है कि वायर्ड का साइज जितना बड़ा होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ज्यादा होता है। जैसे जैसे वायर्ड का साइज बढ़ता है कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है। कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ने का मतलब कि अपोजिटली चार्ज आयन उसके सराउंडिंग में जो प्रेजेंट है उनका नंबर बढ़ता है। सेम सिचुएशन यहां भी है। जैसे जैसे सेंट्रल हैलोजन का साइज बढ़ता चला जाता है, जो टर्मिनल हैलोजन्स है उनका नंबर उसके सराउंडिंग में बढ़ता है। तो इस वजह से आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड बनाता है जबकि बाकी सब पेंटाफ्लोराइड ही बनाता है। हो गया क्लियर ये सबको? अगला क्वेश्चन है थर्मली मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इज, thermally most stable compound is, first option HClO4, second option HClO3, third option HClO, fourth option HClO2। मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, थर्मली मोस्ट स्टेबल कंपाउंड कौन है? बोलो भाई। दिया है तो ठीक है, नहीं है तो बताओ, मैं बताता हूं फिर।
HClO4, HClO3, HClO और HClO2 में सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन है? मैं एक चीज बता दूं आपको, इसी से इनका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर भी रिलेटेड है। अगर हम इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर को कंसीडर करें तो HClO4 सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल होता है, फिर HClO3, फिर HClO2 और सबसे कम थर्मली स्टेबल HClO होता है। इसीलिए सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें HOCl है। इनमें सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HClO होता है बेटा, तो ये याद रखना। मोस्ट थर्मली स्टेबल HClO4 है, लीस्ट थर्मली स्टेबल HClO है। हुआ क्लियर? जो ऑक्सो एसिड जितना ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा ना, वो उतना वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जो जितना कम थर्मली स्टेबल होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। एक क्वेश्चन है, which is the correct sequence of the following properties for the correct order? Mark T and for the incorrect order mark F. ये कुछ ऑर्डर गिवन है, अगर वो करेक्ट है तो T ट्रू और अगर इनकरेक्ट है तो फॉल्स F। तो जैसे फर्स्ट उसमें फर्स्ट ऑर्डर गिवन है एसिडिक ऑर्डर, एसिडिटी ऑर्डर, एसिडिटी ऑर्डर। अब एसिडिटी ऑर्डर में बता रहे हैं SiF4 सबसे कम, SiCl4 उससे ज्यादा, SiBr4 उससे ज्यादा, SiI4 सबसे ज्यादा। ये एसिडिटी ऑर्डर आपको बताना ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, अब इसमें क्या बोल रहे हैं, अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद स्टिबनीन है, स्टिबनीन के बाद आर्सीन है और सबसे कम फॉस्फीन है मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में। फिर तीसरा ऑप्शन है बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट में बोल रहे हैं कि अमोनिया सबसे ज्यादा, ठीक है, अमोनिया सबसे ज्यादा, अमोनिया के बाद फिर स्टिबनीन, स्टिबनीन के बाद फिर आर्सीन और फिर फॉस्फीन, ठीक है। और चौथा ऑर्डर है डायपोल मूवमेंट का, डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर। अब इसमें बता रहे हैं अमोनिया का डायपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा है, उसके बाद फिर स्टिबनीन है, फिर आर्सीन है और फिर है फॉस्फीन। अब बताओ इसमें ये ट्रू फॉल्स के टर्म्स में इनका बताना है। पहला ऑर्डर ट्रू है या फॉल्स? अच्छा, जो जो आपको क्लियर है वो बता दो। बी मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर सही है या गलत है? ट्रू है, ओके चलो ट्रू। और सी? अच्छा सी फॉल्स है, ओके। और डी? डी ये ट्रू है।
तो मैं फर्स्ट के बारे में आपको बता देता हूं। यहां पे बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट के बेसिस पर डिसाइड होगा। सिलिकॉन थर्ड पीरियड एलिमेंट है, इसके बाद डी ऑर्बिटल है, तो जो बैक बॉन्डिंग होगी उसमें 3D 2p इंटरैक्शन, यहाँ पे 3D 3p, यहाँ पे 3D 4p और यहाँ पे 3D 5p। ये ऑर्बिटल्स के बीच में ये जब बैक बॉन्डिंग होगी तो ये ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग यहाँ होगी। जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी ल्यूइस एसिडिक कैरेक्टर उतना कम होगा। Lewis acidic strength is inversely proportional to back bonding. In fact, Lewis basic strength भी inversely proportional to back bonding होता है। तो क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग ज्यादा है तो ल्यूइस एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कम है तो ल्यूइस एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ये ट्रू है, ये ट्रू है बेटा। तो इसका आंसर होना चाहिए टी। आंसर क्या होना चाहिए? PTFT। इन्होंने दिया नहीं है, इन्होंने पहले को फॉल्स बोला है। फॉल्स तो नहीं होना चाहिए। फॉल्स तो नहीं होना चाहिए। एज द साइज ऑफ पॉलीगन, इन्होंने बोला है कि ये जो हैलोजन एटम का साइज अगर बढ़ेगा तो सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में क्राउडिंग बढ़ेगी, तो ऐसी सिचुएशन में ल्यूइस बेस का अटैक डिफिकल्ट हो जाएगा। ये बात कुछ गलत तो नहीं है, ये भी तो सही है। और बैक बॉन्डिंग से इसका अपोजिट ऑर्डर आ रहा है। बैक बॉन्डिंग से सिलिकॉन का ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है। बैक बॉन्डिंग होगी तो जो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी डी ऑर्बिटल के होने की वजह से है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी भी खत्म हो जाएगी, वो फैक्टर भी है। कुछ मिक्स सिचुएशन होनी चाहिए यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि ऑर्डर में हो सकता है कि SiF4 सबसे कम हो, लेकिन बाकी जो तीनों का ऑर्डर है ना, SiCl4, SiBr4 और SiI4, वो हिंड्रेंस की वजह से डिसाइड होना चाहिए, तो वहां पे ऑर्डर चेंज हो रहा हो। और SiF4 में सबसे कम इसलिए क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग ज्यादा है, तो इसलिए ये ऑर्डर जो है वो इनकरेक्ट बोल रहे हैं, यानी कि ये फॉल्स है। फिलहाल बोर्ड एग्जाम में तो नहीं पूछा जा सकता है, तो FT बता रहे, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ये बता रहे हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन और कंसीडर करते हैं। हाँ, द इंटर हैलोजन कंपाउंड दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इज, क्वेश्चन है द इंटर हैलोजन कंपाउंड दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इज, कौन सा इंटर हैलोजन कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा? ठीक है, पहला ऑप्शन है IBr3, IBr3। दूसरा ऑप्शन है ICl7। तीसरा ऑप्शन है IF4 और चौथा ऑप्शन है BrF5।
कौन सा इंटर हैलोजन कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये पूछ रहे हैं। तुमने ICl7 सुना नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहे हो, बट इसका आंसर सी है। बेसिकली IBr3 एग्जिस्ट करता है। बेसिकली आयोडीन जो है ना, आयोडीन की जो वैलेंसी होती है वो 1, 3, 5 और 7 होती है। 1, 3, 5 और 7, इसलिए ये बना लेगा, ये भी बना लेगा, बट ये नहीं बना पाएगा। तो इसका आंसर जो है IF4 होना चाहिए। BrF5 तो एग्जिस्ट करता ही, IF4 है इसका आंसर। आया समझ में? क्वेश्चन है, the correct order of acidic strength of oxides of nitrogen is, the correct order of acidic strength of oxides of nitrogen is, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आपको बताना है कि क्या ऑर्डर होना चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ का। इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। बोलो। अब इसको आपको आंसर इस तरीके से करना है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। जैसे जैसे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +5। इसलिए सबसे कम एसिडिक सेकंड होगा, उसके बाद फर्स्ट होगा, उसके बाद फोर्थ होगा, फिर थर्ड होगा, और फिर फिफ्थ होगा। ये होना चाहिए। ये ऑक्साइड्स में जैसे जैसे सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी। क्वेश्चन है, कंसंट्रेटेड HNO3, concentrated HNO3 is a yellow colored liquid. Concentrated HNO3 is a yellow colored liquid due to, ठीक है, अब ऑप्शन सुनो। Concentrated HNO3 is a yellow colored liquid due to, पहला ऑप्शन, dissolution of NO in concentrated HNO3, dissolution of NO in concentrated HNO3। दूसरा ऑप्शन है डिसोल्यूशन ऑफ NO2 इन कंसंट्रेटेड HNO3। तीसरा ऑप्शन है डिसोल्यूशन ऑफ N2O इन कंसंट्रेटेड HNO3। और चौथा ऑप्शन डिसोल्यूशन ऑफ N2O3 इन कंसंट्रेटेड HNO3। बोलो। डिसोल्यूशन ऑफ NO की वजह से, डिसोल्यूशन ऑफ NO2 की वजह से, डिसोल्यूशन ऑफ N2O की वजह से, डिसोल्यूशन ऑफ N2O3 की वजह से, वो येलो कलर रिक्वायर करता है।
सही है, NO2 के डिसोल्यूशन की वजह से वो येलो कलर को एक्वायर करते हैं, ये एनसीईआरटी में गिवन। क्वेश्चन है, फर्स्ट कंपाउंड ऑफ इनर्ट गैसेस वाज प्रिपेयर्ड बाय साइंटिस्ट नील बार्थलेट इन 1962। दिस कंपाउंड इज, क्या है कंपाउंड? ए XeF6, बी XeO3, सी O2PtF6, डी XePtF6। फर्स्ट कंपाउंड ऑफ इनर्ट गैसेस वाज प्रिपेयर्ड बाय, तो बेसिकली ये था फर्स्ट कंपाउंड, और इसको इन्होंने इसको ऑब्जर्व करते हुए बनाया था। इन्होंने ये देखा कि ये जो O2 पॉजिटिव है, O2 पॉजिटिव, ठीक है, O2 पॉजिटिव की जो यहाँ पे इन्होंने देखा कि O2 पॉजिटिव का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो जेनॉन की आयनाइजेशन एनर्जी के कंपेरेबल। O2 की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो जेनॉन की आयनाइजेशन एनर्जी के कंपेरेबल है। तो अगर O2PtF6 एग्जिस्ट करता है तो XePtF6 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इस बेसिस पे इन्होंने इस कंपाउंड को सिंथेसाइज किया था। डी है आंसर। क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस। आई थिंक शायद ये इस तरीके के क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं पूछ रहा हूं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करके क्या बनेगा? पहला ऑप्शन HNO3 एंड HNO2, दूसरा ऑप्शन ओनली HNO3, तीसरा ऑप्शन ओनली HNO2, चौथा ऑप्शन HNO2 एंड N2। NO2 को जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो HNO3 और HNO2 बनता है, सिर्फ HNO3 बनता है, सिर्फ HNO2 बनता है, HNO2 और N2 दोनों बनते हैं। बोलो क्या है? तो इसका आंसर है HNO3 एंड HNO2। ठीक है, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड दोनों बनते हैं। नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड दोनों बनते हैं। एक क्वेश्चन और है, जिंक प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, ये हॉट फॉर्म में लिया है। तो बोल रहे हैं कि जिंक नाइट्रेट बनता है और एक कंपाउंड X बनता है प्लस वाटर, और फिर बता रहा है जिंक है डाइल्यूट HNO3 और वो भी कोल्ड फॉर्म में। तो बोल रहा है कि जिंक नाइट्रेट बनता है, एक कंपाउंड Y बनता है और H2O।
बोले कंपाउंड्स एक्स एंड वाई आर रेस्पेक्टिवली, कंपाउंड्स एक्स एंड वाई आर रेस्पेक्टिवली। तो पहला ऑप्शन है N2O NO, N2O एंड NO। दूसरा ऑप्शन है NO2 एंड N2O। तीसरा ऑप्शन है N2 एंड N2O। और चौथा ऑप्शन है NO2 एंड NO। तो एक बात तो कंफर्म है कि कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ NO2 जरूर बनता है, तो ये तो NO2 होना चाहिए। NO2 वाला मतलब ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, अब इन्हीं दोनों में से होगा। तो NO2 और N2O बनता है यहाँ पे, पहले अमोनियम नाइट्रेट बन जाता है और फिर वो अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज होकर के N2O बना लेता है। तो सही है, बी ऑप्शन होना चाहिए, NO2 एंड N2O। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इवॉल्व अमोनिया गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इवॉल्व्स अमोनिया गैस। अब ध्यान से सुनो, पहला ऑप्शन अमोनियम सल्फेट, बोलो देगा या नहीं देगा? अमोनिया गैस देगा? बाकी ऑप्शन भी पढ़ देता हूं। दूसरा है नाइट्रिक एसिड, तीसरा अमोनियम डाइक्रोमेट, चौथा अमोनियम नाइट्रेट। तो ऑब्वियसली नाइट्रिक एसिड तो देगा नहीं, अमोनियम डाइक्रोमेट नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है, अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, तो बस यही अमोनियम सल्फेट होना चाहिए, ए ऑप्शन अमोनियम सल्फेट सही होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन आर। क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, हमारे पास HClO4 है, HClO3 है, HClO2 है और HClO है। बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? सही है। सेंट्रल एटम की जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाएगा। कांटेक्ट प्रोसेस के थ्रू क्या प्रोड्यूस करते हैं, बोलो जल्दी बोलो। कांटेक्ट प्रोसेस के थ्रू क्या प्रोड्यूस किया जाता है? कांटेक्ट प्रोसेस के थ्रू क्या प्रोड्यूस करते हैं, बोलो? सल्फ्यूरिक एसिड। ओस्टवाल्ड प्रोसेस के थ्रू नाइट्रिक एसिड। हैबर प्रोसेस के थ्रू अमोनिया। डेकन्स प्रोसेस के थ्रू डेकन्स प्रोसेस के थ्रू क्लोरीन। क्लोरीन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। डेकन्स प्रोसेस के थ्रू क्लोरीन, हैबर प्रोसेस के थ्रू अमोनिया, ठीक है। कांटेक्ट प्रोसेस के थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड और ओस्टवाल्ड प्रोसेस के थ्रू नाइट्रिक एसिड। लेड चैम्बर प्रोसेस के थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड। ओल्ड मेथड है लेड चैम्बर प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है अमोनिया कैन बी ड्राइड बाय,
अमोनिया कैन बी ड्राइड बाई, ऑप्शन है कंसंट्रेटेड H2SO4, P4O10, कैल्शियम ऑक्साइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। किसके थ्रू ड्राई करेंगे? कंसंट्रेटेड H2SO4 और P4O10 या कैल्शियम ऑक्साइड या एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। बोलो भाई। अरे H2SO4 तो उससे रिएक्ट कर जाएगा, P4O10 भी रिएक्ट कर जाता है, P4O10 अमोनियम फॉस्फेट बना लेगा P4O10 से रिएक्ट करके, और कैल्शियम क्लोराइड के साथ वो एडक्ट बना लेता है। इसलिए इसको ड्राई करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड को हमेशा यूज किया जाता है। अमोनिया को ड्राई करने के लिए, मतलब मॉइस्चर फ्री बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड को हमेशा यूज करते हैं, नोट्स में लिखवाया हुआ। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स हमारे पास है Cl2O7, P4O10 है और SO2 है। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। नेचुरल सी बात है कि Cl2O7 सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद फिर होगा SO2, SO2 SO2 की बजाय SO3 होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन में, SO3 होना चाहिए। तो इसके बाद SO3 होगा और फिर P4O10 होगा। अब आपको अगर ऐसे आइडिया नहीं लग रहा है तो आप इनके ऑक्सो एसिड देख लो। इसका ऑक्सो एसिड HClO4 है, इसका ऑक्सो एसिड H2SO4 है, इसका ऑक्सो एसिड H3PO4 है। तो ये इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। तो अब आप अपने आप से जो टाइम आपके पास बचता है उसमें आप अपने आप से रिवाइज कर लो, ठीक है? मैं क्लास को कंप्लीट कर रहा हूँ बेटा। थोड़ा सा उसमें जो ग्रुप 18 है ना नोबल गैसेस का, उस पे थोड़ा सा अच्छे से काम कर लेना, नोबल गैसेस पे अच्छे से काम कर लेना। और ये जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं इनकी हाइड्रोलिसिस कराने पे जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, मैंने काफी अच्छे से नोट्स में एक्सप्लेन किया है उसको, कि जो इंटर हैलोजन कंपाउंड में सेंट्रल हैलोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्सीडेशन स्टेट उसके प्रोडक्ट में, और टर्मिनल हैलोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उसके प्रोडक्ट में हमेशा इंटैक्ट रहती है। जो सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट इंट्रा हैलोजन कंपाउंड में होती है वही ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ऑक्सो एसिड में होती है। सेंट्रल एटम हमेशा ऑक्सो एसिड के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोडक्ट में आफ्टर हाइड्रोलिसिस, और जो टर्मिनल हैलोजन है वो हाइड्रो एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन द प्रोडक्ट। तो उसको एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है? और जितने ऑक्सो एसिड्स हैं उनका स्ट्रक्चर देख लेना, ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर देख लेना।
और एक चीज और बता रहा हूं, फास्फोरस के जो हैलाइड्स है, वैसे तो एनसीईआरटी में इन्होंने काटा हुआ है सिलेबस में, लेकिन फास्फोरस के हैलाइड्स क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए फास्फोरस हैलाइड्स की रिएक्शन केमिस्ट्री जो है वो देख लेना एक बार। फास्फोरस हैलाइड जैसे PCl3 PCl5 की जो रिएक्शन केमिस्ट्री है उसको देख लेना। चलो ठीक है बेटा, ओके।